बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सचरिया लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियोज में। नाज़रीन, मौसम में तब्दीली आई है और गर्मी का जोर टूट गया है। इस्लामाबाद में तो मूसलाधार बारिश और झालाबारी हुई, लेकिन जो मुल्क का सियासी मौसम है इसका पारा हाई है। आज साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की और तकरीर में दोनों ने मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि 15 दिन उन्होंने पंजाब में गुजारे और उनके 15 दिन की मौजूदगी से मुस्लिम लीग नवाज और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो घबराए हुए हैं। साथ में ये दावा भी कर दिया कि जो अगली हुकूमत होगी उसका वज़ीर आज़म वो बनाएंगे जिस तरह उन्होंने चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बनाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई और उनका मेन कंसर्न कौमी सलामती नहीं बल्कि पानामा है। दूसरी तरफ अगर हम आए तो आप जैसे हमने कल भी प्रोग्राम किया कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मामलात हैं वो तनाव का शिकार हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस है उसकी समाअत आज भी हुई और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 24 अप्रैल तक इमरान खान साहब से कहा है कि वो तौहीन अदालत दरखास्त पे अपना जवाब जमा करें वगरना कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बरवक्त ना कराने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो भी ना अलॉट करने का फैसला किया गया है, जिस पर आज पीटीआई की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है उन्होंने कहा कि उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और साथ साथ जो इमरान खान साहब की सदारत मुशावरती इजलास उसमें फैसला हुआ है कि हुकूमत के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम दोबारा शुरू की जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं दानियाल अजीज और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कल भी की गई थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के माली मामलात के हवाले से भी इंकिशाफात किए हैं। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम जो मुल्क का सियासी सूरत हाल और जो सियासी रुख है उस पर बात करेंगे, क्योंकि आपके इल्म है कि पानामा लीक्स को मंजर आम पर आए हुए 1 साल हो गए हैं। पिछले साल 3 अप्रैल को ये इंकिशाफात सामने आए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली समेत 600 के लगभग पाकिस्तानियों के नाम आए थे। उसके बाद से सियासी दर्जा हरारत बढ़ा और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सबको जो पनामा लीक्स का फैसला है इसका भी इंतजार है। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मेरे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ में आपसे करा दे तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर कौमी असम्बली हैं, प्रोलिफिक स्पीकर हैं दानियाल अजीज साहब। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब कि आप यहाँ भी वक्त दिया। पिशावर से DSNG लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है शौकत यूसुफजई साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और चंद ही लम्हों में चूंकि मौसम ऐसा इस्लामाबाद का बना हुआ है कि हमें डॉक्टर आयतुल्लाह दुरानी और कामरान मुर्तजा साहब भी ज्वाइन करेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म में वेलकम है। दानियाल अजीज साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, पॉलिटिकल स्टेक्स हाई हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पीटीआई ने दोबारा अवामी राब्ता मुहिम की बात की है, लेकिन अगर हम इब्तिदा करें जो आज शाम को तकरीर हुई पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब काफी गरजे बरसे मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत का कहा कि CPEC का हमारा प्रोजेक्ट था, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, दूध शहद की नहरें नहीं बह रही और आप लोग छोटे सूबों के जो हकूक है वो नहीं दे रहे, एहसास महरूमी हो रहा है। और जो अगली हुकूमत है वो जरदारी साहब ने दावा किया है वो खुद बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उनका होगा। मैं आपसे जानना चाहूँ दोनों तरफ से आप परवार है, पीटीआई अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है, पीपल्स पार्टी के निशाने पर मुस्लिम लीग नवाज है, क्या हिकमत अमली है और क्या इस पे आपके तासुरात हैं? इसमें जी मेरे ख्याल में अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत बाशऊर है और आजकल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, घर घर बच्चे बच्चे को जो है अपने मालूमात और ज़राए का अपना उसका सारा हिसाब किताब है, कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल में अवाम बहुत बेहतर फैसला कर सकते हैं, वो जानते हैं क्योंकि हर इन जमातों में से सूबाई हुकूमत भी है जी। तो ये नहीं है कि वो रवायती अपोजिशन है कि बिल्कुल ये बालातर है किसी जिम्मेदारी से, इनकी भी हुकूमतें हैं। तो जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जांचने का मौका मिल रहा है, साथ साथ इनकी कारकर्दगी भी जो है वो ज़ेर निगरानी है अवाम की, तो वो मुनाजरा करके देख लें कि कौन समझ किसका बेहतर समझते हैं। हमारे ख्याल में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत बेहतर काम किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ ये नहीं कह रही, ये बहुत सारे बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के इदारे कह रहे हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो निजी इदारे हैं ग्लोबली, जिस तरह से पाकिस्तान की रेटिंग के बारे में उन्होंने एक बेहतरी की तरफ गए, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब मैं गिनाता चला जाता हूँ। इकोनॉमिस्ट के ऊपर एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया का जो आने वाला इकोनॉमी है वो पाकिस्तान होगी। इस तरह से बेशुमार शवाहिद जो हैं ग्लोबली नजर आ रहे हैं। तो उसमें अब ये है कि अवाम को भी ये बात समझ आ रही है, महंगाई का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान शरह रही है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम रही है
اور اس حالت میں جبکہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو بلڈ ہو رہے ہیں اور جبکہ پاکستان میں گروتھ جو ہے وہ 1.7% سے 5% تک پہنچ گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے. سو میرے خیال میں اوور آل لوگ یہ سارا کچھ جانتے ہیں. اگر چائنا کے ساتھ 22-23 MOU سائن کر کے پیپلز پارٹی عمل درآمد نہیں کروا پائی, وہ کہتے ہیں ہمارا برین چائلڈ ہے, اگر تو پھر وہ عمل درآمد کروا لیتے. اگر تھا یہ بعد میں کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا جی. ٹھیک, تو اس وقت 5 سال کیا کرتے رہے اگر ہم جواب دیجیے گا. پھر میں کامران مرتضی صاحب کا غائبانہ تعارف کرایا تھا. آ گئے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں کامران مرتضی صاحب, ہمارے نہایت محترم ہے. کامران بھائی آپ کا بھی شکریہ. دنیا صاحب اس کا سوال کر کے پھر میں شوکت یوسفزئی صاحب کی جانب چاہوں گا. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو قومی سلامتی سے زیادہ پاناما کی فکر ہے. پاناما کی کوئی فکر نہیں ہے جی. پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے دن سے کہا ہے کہ اگر کمیشن بنانا چاہتے ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا تھا اور پہلی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور میرے خیال میں خوشی سے یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی نے پٹیشن کی ہے سپریم کورٹ میں اور بلاوا آ گیا اور اس میں کسی قسم کی پناہ نہیں لئی. وہی جو پہلے دن موقف تھا وہی برقرار رکھا اور باقاعدہ وہاں پیش ہو کے جو ان کے بچے پاکستان میں مقیم بھی نہیں ہیں ان کو بھی بلا کے وہاں پیش کروائے, ان کے جواب دلوائے. اور اس میں تمام تر جو ابھی تک ثبوت سپریم کورٹ کے سامنے وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو قابل سماعت ہے وہ صرف نون لیگ کے دیے ہوئے ثبوت ہیں. جو ثبوت برائے نام PTI کی جانب سے آئے وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم توقع کرتے ہیں جہاں پر پختہ ثبوت موجود تھے جہانگیر ترین اور عمران خان کے کیس میں, کچھ نہ کچھ ہم نے آج اور کل بتائے بھی ہیں, عوام کو مزید بتاتے چلیں گے. ان کے اوپر مینٹینیبلٹی کے پیچھے وہ چھپ گئے, جو کہتے تھے تلاشی دیں, انہوں نے تلاشی نہیں دی. تو ہم انتظار کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کا آرڈر آئے گا اس کو ہم چیلنج کریں گے بالکل, اور یہ تلاشی لے کے چھوڑیں گے. اوکے ویورز, ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ خرابی موسم کی وجہ سے تھوڑی سی دیری ہو گئی. میں آپ کے پاس آتا ہوں شوکت یوسفزئی صاحب سے اس کا جواب دے لوں, چونکہ آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی بھی ہے, اس حوالے سے جو تقریر ہوئی اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بتائیے گا, آصف زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں PTI کا بھی حوالہ دیا ہے اور انہوں نے کہا 15 دن وہ پنجاب کیا بیٹھے, مسلم لیگ نواز اور PTI کو گھبراہٹ ہو گئی. آپ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں موجودگی, ان کی لیڈرشپ کی؟ اب پاکستان میں واپس آ گئے, زرداری صاحب بھی موجود ہیں, اب تو ڈاکٹر عاصم صاحب بھی باہر ہیں جو کہ کراچی کے ان کے صدر ہیں, شرجیل میمن صاحب بھی آ گئے. تو ان کے لیے کوئی حالات فیوریبل لگ رہے ہیں ویسے پیپلز پارٹی کے لیے؟ شوکت یوسفزئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میرے خیال سے PMLN سے پوچھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے یہ لیڈر پاکستان میں کیسے آ گئے, کیا کون سی ڈیل ہوئی ہے کہ جس کے تحت یہ سارے جن کے بارے میں کہہ بھی رہے ہیں کہ جی انہوں نے چوریاں کی ہے, یہ بڑے بڑے ڈاکے ڈالے ہیں, تو پھر یہ کیسے ملک کے اندر آ گئے؟ اور پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے, اور چاہے PTI میں کرپشن ہے چاہے پیپلز پارٹی میں کرپشن ہے, تو پھر یہ جو مسلم لیگ کی حکومت ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ پھر گڈ گورننس کا کہاں سے ذکر ہو سکتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے کرپشن کر کے لوگ بیٹھے ہیں, تو پھر یہ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ عدالتوں سے ریلیف ملا ہے, ان کو دوسری دانیال صاحب نے جی دیکھیے, عدالتوں سے ریلیف تب ملتا ہے, یہاں چھوٹے چھوٹے چور بیٹھے ہیں بیچارے جن کے پاس 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ, وہ بیچارے ان کے تو مہینوں ضمانت نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ جو بڑے بڑے اربوں کے چور ہیں ان کی ضمانت اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کے خلاف کیس کمزور بنایا جاتا ہے. عدالت تو ظاہر ہے اس پہ فیصلہ کرتی ہے. دوسرا دانیال صاحب نے بات کی کہ عوام بڑے خوش ہیں اس حکومت سے, اس لیے کہ 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں ان کے مطابق کہ بڑے کوئی مہنگائی نہیں رہی. تو یہ جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں نا, یہ خریدے جاتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے ایجنسیوں کے جو انہوں نے نام لیے کہ فلاں نے یہ رپورٹ دی, فلاں نے, دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں, آپ عوام سے پوچھ لیں کہ وہ کتنے خوش ہیں, کتنی بجلی پیدا کر کے دے چکے ہیں عوام کو. جنہوں نے کہا تھا کہ جی 3 مہینوں میں اور 6 مہینوں میں اور پتہ نہیں کتنے جو بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گا. ابھی کل کی بات ہے, خواجہ آصف نے کہا کہ جی ابھی بھی 7,000 شارٹ فال ہے. تو یہ اگر گورننس کا یہ حال ہے, آپ عوام کچھ بھی کہہ دیں, ایجنسی کچھ بھی کہہ دیں, لیکن عوام کو دیکھیں نا روزگار مل رہا ہے نہ اگر ایون پنجاب, چونکہ آدھے سے زیادہ بڑا پاکستان پنجاب ہے, تو میں وہاں جا کے آپ ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا لوگ ریڑیاں رگڑ کے مر رہے ہیں وہاں پہ. اسکولوں کی حالات دیکھیں, وہاں پہ گھوڑے اور خچر وہاں بندے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کہ یہ جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے, آپ بے شک آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, کسی بھی ایجنسی کی رپورٹ لا کر پیش کر دیں,
अच्छी बात इन्होंने की है। एक बात इन्होंने अच्छी की है कि इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग वोट देंगे। तो आपकी कारकर्दगी काबिल इत्मीनान है सूबा मेंबर पख्तूनख्वा में शौकत यूसुफ साहब? पीटीआई क्रिएट कर चुकी है। आपकी कारकर्दगी काबिल इत्मीनान है? जी, मैं थोड़ी सी फ्रीजिंग हो रही है क्योंकि पेशावर में मौसम खराब है। डॉक्टर आयतुल्लाह, मैं आपके पास आऊंगा। जो दानियाल साहब से मैं सवाल किया क्योंकि आज आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि कोई कारकर्दगी नहीं है और हम अगले इलेक्शन जीतेंगे। वैसे ये तय नहीं हो पा रहा। आसिफ जरदारी साहब ने इस साल इलेक्शन की बात की और बिलावल भुट्टो साहब ने अगले साल इलेक्शन की बात की, तो ये पीपल्स पार्टी में थोड़ी कंफ्यूजन सी लगती है कि आप लोग इस साल इलेक्शन के लिए तैयार हैं या अगले साल इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों ने इन पे तो काफी हद पे तनकीद इनको ठहराया, लेकिन इनकी बात में ये वजन है और कुछ तज्जियाकार भी कह रहे थे कि खुद आप लोग सूबा सिंध में बिला शिरकत गैर इक्तदार में हैं, उसकी मिसालें दें कि उसमें कितना आप लोग बेहतरी ला सके। ठीक है, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी वो पब्लिक फैसला करेगी। सिंध में आप डिलीवर कर पा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों ने जो, चूंकि मैं बारिश की जद में था, तूफान की जद में था और इस्लामाबाद तूफान की जद में है। अब थम गया। आप ये इस्लामाबाद तूफान की जद, मौसमी तूफान की जद, नहीं, हुकूमत भी तूफान की जद में है। अच्छा, हाँ, इसके लिए भी मौसम अच्छा नहीं है। दानियाल अजीज साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, ये दुआ करते होंगे कि वो तमाम असरात उनसे कम हो जाए। देखिए, आज भुट्टो साहब की बरसी है जी, और भुट्टो साहब की शख्सियत और एक ऐसे इंसान जो कि जिसमें हम सब इस वक्त जब बैठ करके पूरा मुल्क जमहूरी बात पे मरकूज है उसका जहन कि किस तरह पाकिस्तान को बेहतर अंदाज की जमहूरियत के साथ चलाया जाए जी, वो उस शख्सियत का, उस सोच और फिक्र का, उस जदोजहद का नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने हम सबको उस रास्ते पे डाल दिया। और हम बड़े सर तस्लीम खम करके बैठे हुए लोग हैं। हम ज्यादातर उसको ओबीडियंट सर्वेंट की हैसियत से यस सर, राइट सर, ओके सर की बुनियाद पर पाकिस्तान को चलाने पर लगे रहे और चलते रहे। हम सलाम पेश करता हूँ मैं आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके तमाम टीम को, उन तमाम शहदा को। मोहतरमा, आज की पीपल्स पार्टी भुट्टो की जमात है, जरदारी साहब की जमात है? देखिए, आज की पीपल्स पार्टी अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो की और शहदा की पार्टी है, कुर्बानी देने वालों की पार्टी है। आज हम अगर बैठ करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक डिस्कस करेंगे तो हम यही करेंगे कि उसके साथ एक जुल्म और ज्यादती और डिक्टेटर ने और बड़े बड़े लोगों ने ज्यादती की। तो आज आसिफ जरदारी पर भी आप यही बात करोगे एक दिन कि हाँ उसके साथ भी ज्यादतियां हुई, 10 साल उसको 11 साल आपने जेल में रखा, उसके बावजूद भी आपकी अदालत ने जो कि उसको कानूनन भी अगर किसी जिद की बुनियाद पर भी आप रख लेते तो 6 महीने साल कानूनदान मेरे पास बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के ला के। सर अब आज पे आ जाए ना, आज की बात आज भी मैं कहता हूँ उनके बयान है, मैं चाह रहा हूँ जो आपकी कारकर्दगी आज हम चैलेंज शोकेस करना बेहतर है। दानियाल अजीज साहब यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहता हूँ, क्योंकि दानियाल अजीज साहब किसी ऐसे इख्तिदार में नहीं आया, इसको कलम उन्होंने नहीं दिया डर के मारे, क्योंकि साफ इंसान है ये, इस वजह से उन्होंने उसको कलम ये बड़े जबरदस्त स्पोक्समैन है, लेकिन मैं कहता हूँ ना उसको कलम नहीं दिया, जबान इसके पास है तो कलम उसको नहीं दिया कि वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सके। दानियाल अजीज साहब 2012 की आसिफ जरदारी की, बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 50 रुपए दाल की कीमत है, आज 180 की है। दाल माश आज 50 रुपए की 2012 की कीमत थी 2012 में, आज 280 रुपए 260 रुपए पर है। आपने गरीब को क्या दिया? मेरे दौर में 7,000 रुपए का पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने 700 रुपए पर बैग, 730 रुपए पर बैग यूरिया खाद दे रहा था और 2400-2500 रुपए पर आपका बिक रहा था। अब 2400-2500 पर खाद है और 700 रुपए पर नहीं बिक रहा है। तो महंगाई बहुत बड़ी है, हालात आप एक बुरे हुए हैं 2012 की निस्बत। आप 2012 से लेकर आज तक इन्होंने क्या नुकसान दिए? दानियाल अजीज को मैं इतना बता दूं कि अगर इनका लफ्ज उधर तक पहुंचे जो कि नामुमकिन है पहुंचे, कौम तक इसकी बात पहुंच सकती है, लेकिन नवाज शरीफ और उसके 5 आदमियों तक इसका बात लफ्ज नहीं पहुंच सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। वजह कि ऐसी सूरत हाल में कि जो पाकिस्तान को उन्होंने दिवालिया किया कर्जों की बुनियाद पर,
अगर 130 125 रुपए मेरे जमाने में पेट्रोल का कीमत था, उस वक्त आज इनके जमाने में 25 रुपए हुआ। $100 को अगर ये पासान कर लेते अपने पूरे टीम गुज़श्ता 3 साल से या 2-2.5 साल से या 2 साल से या 1 साल से, तो बकौल आसिफ जरदारी साहब के कि उन्होंने क्या फैसलाबाद के 300 400 500 जो कारखाने और मुल्क के 2,500 कारखाने इनका व्हाइट पेपर आपने छाप दिया। मैं इनसे पूछ सकता हूँ, मैं पूछूं सिंध में जो आपकी कारकर्दगी है, जो आईजी ख्वाजा साहब के हमने कल प्रोग्राम किया, पार्क इब्ने कासिम जो मलिक रियाज साहब को फराहम किया गया था, उस पर फैसला मुअत्तल हो गया। आप उसमें ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? ये मुझे जवाब दीजिए। मैं 100% मुतमईन हूँ। अगर मुझे वो तमाम अखराजात जो कि फेडरल गवर्नमेंट और मेरे दरमियान शेयर्स के हिसाब से, हिस्सों के हिसाब से अगर वो मुझे मिलते, अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने तमाम सियासी फैसलों को, जिसके मुहाजिर की सूरत में, जिसमें से डिस्टर्ब होकर के बलोच की सूरत में, गिलगित और बल्तिस्तान की शक्ल में, जिसमें कश्मीर की शक्ल में, सब के सब कराची पर रश कर चुके, 2 करोड़ से ऊपर का शहर बन चुका है। और सिंध इसलिए अगर एक से कम कारकर्दगी की वजह वफाकी हुकूमत का आपसे, वफाकी हुकूमत के अफसरान बाला की एक सोच और फिक्र जो किसी तरीके से हमें तबाह करके और पॉलिटिकली हमें दबाव में रखे। जी, आपने सारा सुन लिया उनका बयानिया। जी, वो अपनी जगह उनका गए आप लोगों को बना रहे हैं। नहीं, वो ठीक है जी, वो उनका नुक्ता नजर है, तो वो एंटाइटल्ड है, आज़ादी का ज़माना है, वो ज़रूर अपनी बात करें। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि तमाम जो हकायक हैं, जो कि मैं नहीं बयान कर रहा, दुनिया मैंने पहले आपको बताया बयान कर रही है, और जो पाकिस्तान के इदारो-शुमार के अदारे हैं, जो कि अब पिछले तकरीबन 15 बरस से बाकायदा उनके जो इदारो-शुमार हैं वो चेक होते हैं इंटरनेशनल एजेंसी से, क्योंकि हम खरीदे जाते हैं वो उनकी मर्जी है जी, इनका तो काम है इल्ज़ाम लगाना, इनका तो बात करना फजूल है। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो यही है कि उसमें पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे महंगाई में कम शरह रही है 1947 से 1947 से, वो इन 4 सालों के दौरान रही। सो इसमें ज़रूर ये बात दुरुस्त है कि कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस कम हुई है उसका था, लेकिन महज उसका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने, फाइनेंस डिवीजन ने, स्टेट बैंक ने जिम्मेदारी से नोट नहीं छापे और मुख्तलिफ ज़राए, कुछ टैक्स की मद में, कुछ सूबों को कह के, कुछ अपना तरीके से अपनी जो खसारे हैं वो पूरे किए और खसारे को आधा किया, यानी 8.4% पे था फिस्कल डेफिसिट, उसको 4% पे लेके आए हैं और ग्रोथ को 1.7 से 5% पे लेके गए। तो इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है और पाकिस्तान महंगाई का सबसे कम दौर जो है वो ये 4 साल गुजरे हैं। तो ये रिकॉर्ड की बात है, कीमतें बता रहे हैं वो मुझे नहीं पता इनका इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि रिकॉर्ड के ऊपर है। ओके, ठीक है, आप बेशक कोई माहिराने माशियात यहाँ ले, मैं खुद भी इकोनॉमिस्ट हूँ, आप अगर समझते हैं मैं नून लीग की बीन बजा रहा हूँ, उनको यहाँ बैठा लें, हम डॉक्यूमेंट सामने रख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। क्या कामरान साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुल्की सियासत करो, बुलंदोबांग दावे, इल्जामात और जो है वो तुंदो तेज बयानात, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त, किस फेज से हम गुजर रहे हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग? देखिए, एक तो पनामा का हंगामा तो था ही था, उसके साथ साथ अब अगला साल इलेक्शन का होगा, एक साल रहेगा ना तकरीबन इलेक्शन में, तो जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो जाहिर है फिर उसमें जो है ना सारे एक्टिव हो जाते हैं और फिर उसमें एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो अब बात ये कि कुछ बातें जो है वो अब तीनों पार्टीज जिनको आपने बिठाया हुआ है, तीनों गवर्नमेंट में, एक के पास पंजाब भी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, जिनके पास सिंध है, यूसुफजई साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा है। तो बड़ी खूबसूरती से जब इनसे सवाल करें तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट नहीं, तीनों पार्टीज गवर्नमेंट में इस निज़ाम की, इस इंतजाम की जो है ना खूबी ये है कि सारे गवर्नमेंट में और फिर भी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। देखिए, कल भी कुछ बातें जो है ना अच्छी थी और कुछ बातें खराब थी, आज भी कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें खराब है। इनकी गवर्नमेंट को ले लें, 18th अमेंडमेंट इनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। जो कुछ 70s में मांगा जाता था नैब के हवाले से, नैब की वो उस वक्त नहीं दे, उस नेशनल अवामी पार्टी की बात कर रहा हूँ, इस नैब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो आजकल असाब पे सवाल है, तो नेशनल अवामी पार्टी के हवाले से वो अपना जो कुछ मांगा जाता था उस वक्त 70s में, ये बहुत बड़ी बात होती थी, जो 18th अमेंडमेंट में उससे ज्यादा दे दी गया, तो ये क्रेडिट इनको जाता है। मगर गवर्नेंस जो है ना इनकी कमजोर थी। आज की गवर्नेंस जो है वो बेहतर है कल से, आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है मगर बेहतर है।
یہ ہم ایک تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ اس میں جو نا میں اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں. تو ان میں بھی کچھ اچھی باتیں تھیں, کچھ باتیں ان کی اچھی ہیں, مگر آئیڈیل نہ کل تھا نہ آج ہے. اور اس کے لیے آئیڈیل تو یوٹوپین سوسائٹی کا مشکل ہے. بہت کچھ اب کرنا باقی ہے ابھی تک. اور یہ بتائیں, جو میں نے استدام میں کہا کہ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان میں بھی ذرا جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ تناؤ کا شکار ہے. میں شوکت صاحب سے پوچھوں گا, وہ اب تو آج چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کہا کہ آپ توہین عدالت کی درخواست پہ 24 اپریل تک جواب جمع کرائیں ورنہ کارروائی ہوگی. اور ایسے ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہے, وہ کہتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا. مگر ایک بات جو ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ اب تک شاید اس طرح سے ورکر کی جو مطلب کسی بھی پارٹی میں, جیسے اپنا آیت اللہ صاحب ہیں, دانیال صاحب ہیں, ہم خود ہیں, ایک پارٹی کے اندر جو نا ایک ورکر کی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ شاید وہ ٹریننگ نہیں ہے ابھی تک پی ٹی آئی میں جو زیادہ تر لوگ ہیں. باقی لوگ مطلب بہت بڑا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اس حوالے سے. مگر وہ اس میں نا بہت سی باتیں جو ہے نا وہ بہت جلد بازی میں کہہ جاتے ہیں. جیسے کل کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا, نہیں ملک کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا. میں حیران تھا جب میں اس اسٹیٹمنٹ کو سن رہا تھا, اور میں نے کئی دفعہ سنا, اور اس کے بعد جو نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج پھر اس کے بعد پھر یو ٹرن لے لیا. تو اصل پرابلم جو مجھے لگ رہا ہے, دیکھیے آپ جو ورکر ہوتا ہے نا, آپ نے کبھی مودی کی وہ تصویر دیکھی ہے کہ اس نے وہ جو اپنا وہ ایک آفس میں جو ان کا آفس تھا, یونٹ کا آفس تھا, اس میں جھاڑو مار رہا تھا. وہ میڈیا میں آئی تھی, سوشل میڈیا میں آئی تھی. ورکر یہاں سے شروع کرتا ہے اور پھر جا کے لیڈر بن جاتا ہے, پرائم منسٹر تک پہنچ جاتا ہے. ورکر اس طرح سے ہوتا ہے. اب سارا کچھ اگر اس طرح سے بنایا مل جائے پھر اس میں پرابلم آتی ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ تو خیر بہت پرانے ورکر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی ورکر ہیں, لیکن یہ جو نعیم الحق صاحب کے حوالے سے بات, کل انہوں نے ایک نشری انٹرویو میں کہا کہ 2013 کے الیکشن, اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی, امریکہ اور سعودی عرب نے ایک اسکیم کے تحت اس پہ دھاندلی کروائی, اور آپ لوگوں کے مینڈیٹ, آپ لوگوں کی سیٹیں آپ لوگوں کو نہیں جیتنے دی. صبح ہم اٹھے, رات یہ سنا, صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں ترجمان ہوں, لیکن یہ میرا ذاتی بیان ہے, ذاتی رائے ہے. تو سر یہ کیا وجہ ہے جو یہ اب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یو ٹرنز ہیں اور یہ نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں, یہ کیوں آپ کی طرف سے ایسی بات آتی ہے؟ شوکت صاحب دیکھیں, میرے خیال سے یہ واحد پارٹی ہے جس میں ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے, تانے دیے جاتے ہیں کہ جن کو سیاست کرنی نہیں آتی ہے اور یہ نئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 22 سالہ جو اسٹرگل ہے نا, وہ صرف اسی جماعت کے ورکروں میں آپ کو ملے گی. اور ایک ہی بات پہ جو شروع دن سے لے کے کہ کرپشن اس ملک کا بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے, اداروں کو نہیں بنائیں گے, آپ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ نہیں ڈال سکتے. تو ہم تو آج تک اس کام سے نہیں ہٹے ہیں. اگر عمران خان کی 2000 شروع سے لے کے 2000 والی اسپیچیں اٹھا کے دیکھ لیں, اور آج 2017 ہے جی, تو کبھی بھی انہوں نے اس سے ہٹ کر بات نہیں کی ہوئی کہ کرپشن ختم کی جائے اور اداروں کو بنایا جائے. تو باقی دیکھیں, نعیم الحق صاحب نے اگر بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, تو ذاتی رائے پہ پابندی تو نہیں ہوتی ہے. کل انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, کل نہیں کہا تھا, آج کہہ دیا. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد ہے. جی, کل کہا تھا, آج نہیں کہا. جی دیکھیں, اگر ہو سکتا ہے کسی نے پوچھا ہوگا نا ان سے, کسی نے ان سے پوچھا ہوگا, انہوں نے اور کیس خراب کر دیا. شوکت صاحب یہ یہاں پر سب ہنس رہے کہ کہیں سے زور تو نہیں آ گیا. ابھی تازہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور آرمی صاحب, اور کیس خراب کر دیے. نہیں, میڈیا کے ترجمان ہیں, میڈیا ترجمان ہے, باہر کی طرف انگلی نہیں, مکہ بھی ہوتا ہے. میری ذاتی رائے ہے, تو میرے خیال سے ذاتی رائے پہ تو کسی کو آپ وہ نہیں کر سکتے. ہر ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے. ویسے ایسی رائے دینی چاہیے. آپ سے پوچھ لیتا ہوں, آپ خود بھی انفارمیشن منسٹر رہے اور بیسیکلی ایک صحافی بھی ہیں, ایسی رائے ایک رسپانسبل بندے کو دے دینی چاہیے. دیکھیے, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ ہو, مجھے نہیں پتا ہے. میں ان چیزوں کے, کیونکہ میں نہ اس بات پہ, اس مسئلے پہ میں نے کبھی ان سے بات کی ہے, نہ مجھے پتا ہے. لیکن اگر انہوں نے کہی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے رسپانسبل ہیں, اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. انہوں نے اگر بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے, تو میرے خیال سے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ذاتی رائے 100 رائے ہو سکتی ہے انسان کی. اب دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر بڑی خوشحالی رہی ہے, اور بڑی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پہلے دال سستی تھی اب مہنگی ہو گئی.
वो कह रहे नहीं 5 साल से इजाफा ही नहीं हुआ है। अब इनको क्या पता है, इन्होंने कभी दाल खरीदी नहीं है, तो इनको क्या पता है कि न इन्होंने कभी टमाटर खरीदा है, न इन्होंने कभी गोश्त खरीदा है। मेरे भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये खुद जाके कभी खरीदारी करें, इनको पता चलेगा। हम तो रोज खरीद रहे हैं, हमें पता है। वो कह रहे मैं हर बाजार जाता हूँ, वो कहते हैं मैं खुद खरीदारी करता हूँ। चलो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है ना, फिर तो कौम को सही बताया ना। देखो लोग ये बातें सुन रहे हैं, लोगों को पता है जिस तरीके से वो सफर हो रहा है ना। अच्छा। और उनके जख्म पे अगर हम ये नमक छिड़के कि जी कोई महंगाई नहीं है, तो हमारे लिए नहीं होगी ना जो हुक्मरान है। शायद हमारे पास पैसा होगा, शायद हमारी तनख्वाहें ज्यादा हैं, लेकिन जिन लोगों की तनख्वाह कम है, जिन लोगों की गुजारा मुश्किल से होता है, उनसे आप पूछते हैं कि पहले गोश्त की क्या कीमत थी आज से 5-10 साल पहले, और अब गोश्त की क्या कीमत है, फिर पता चल जाएगा आपको। अब मुझे नहीं पता है कि इस्लामाबाद के जो इतवार बाजार है उसमें कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल है हुकूमत का। बता दें शायद इससे महंगाई वैसी जिम्मेदारी किसकी होती है? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा जैसे ये कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल नहीं हुई। मैं वजाहत कर देता हूँ, मैंने ये कहा है जो शरह महंगाई है, महंगाई तो हर दौर में होती है, लेकिन जो उसकी रफ्तार है जिसको शरह महंगाई कहते हैं, वो इस दौर में सबसे कम रही है पाकिस्तान की तारीख में। और ये नहीं कि मैं दावा कर रहा हूँ, ये दादोशुमार की मैं बात कर रहा हूँ, ये चेक हो सकती है बात। मैं जिंदा हूँ, सुबह फिर प्रोग्राम बना लें, इधर आ जाते, कोई ऐसी बात नहीं है। आई स्टैंड बाय दैट, और ये बिल्कुल फैक्चुअल है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो IMF की जो रिव्यू डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें देख लें, आप वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट्स में देख लें, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के दादोशुमार में ये है। और इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें काफ़ी सारा असर जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का बिल्कुल उसमें स्पेस मिली है, लेकिन उसको पास ऑन करना और मुकामी सतह पर उसको फाल बनाना ये सारा हुकूमत का काम रहा है। यानी इस वक्त भी पाकिस्तान में जो सबसे कम ऑयल प्राइसेस हैं लीटर के हिसाब से, इंडिया में 105 रुपए है, यहाँ पर 73 रुपीज़ है। तो ये किसका करना है जी? हम नहीं 105 रुपए कर सकते, नहीं करें ना, उसका हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये मज़हिया अंदाज नहीं होना चाहिए, ये संगीन मामलात हैं अवाम के, और इस तरह गुमराह करने का मकसद नहीं है। सबको पता है, जिसने ABC इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई है उसको ये पता है कि महंगाई जो है हर दौर में होती है। मैंने ये कहा है कि उसकी शरह जो है वो सबसे कम रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो पाकिस्तान की जो एक अहम इशू है, चाहे वो इकॉनमी हो, इमरान खान साहब वो वाहिद पाकिस्तान के लीडर हैं जिन्होंने बजट स्पीच ही नहीं की। मेरे ख्याल में ये जितनी दिन बचपन से ये पटशट पे गेंद शेंद मलते रहे, इनको इकोनॉमी का पता ही नहीं है। आज तक इन्होंने कोई बात नहीं बताई कि इकोनॉमी के बारे में इनका क्या सोच है, नौजवानों की नौकरियों के लिए क्या इनका प्लान है, किस किस्म की ग्रोथ ये चाहते हैं, बैंकारी निजाम के बारे में क्या समझते हैं, टैक्स के बारे में क्या समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल इनको अलफ का नाम कोको भी नहीं आता। और इसी तरह फॉरेन पॉलिसी पे की नहीं है इमरान खान। मेरे ख्याल से मैं एक अर्ज करूँ इसमें, एक मिनट, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ी डिग्री की है, इमरान खान ने तो इकोनॉमिक्स में नहीं किया ना, उसने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है ना। नहीं तो इमरान तो नवाज शरीफ ने शायद प्रोग्राम किया है, ये डिग्रियां ली है उसने, उसका प्रोग्राम आपको तकलीफ क्या है दानियाल, आपको तकलीफ क्या है? आप मेरे साथ बात करें, आप इश्यूज पे बात करें, आपको इमरान खान की तकलीफ क्या है मुझे बताएं, आपको क्या तकलीफ है मुझे बताएं। इनके लिए 2 विकेट है, इश्यूज पे बात, 3 विकेट है, आप देखें, नो बॉल है, अंपायर है, उंगली है, बस इनको यही आता है। जी शौकत साहब वो कह रहे हैं आपको ये आपको पता है कि आपके लीडर को ये शौक था कि वो क्रिकेट खेले, मतलब की बात आ गई, टीम में आए। अब सारी शाम आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं बस। जहाँ पर आपने बेरोजगारी की बात की, जब आपने महंगाई की बात की, उधर इनका जो है ना कोई जवाब नहीं। तो आप अपने लीडर के जख्मों पे नमक डाल रहे हैं, क्योंकि ये शौक उनको था कि मैं खिलाड़ी बनूं, लेकिन बेचारे नहीं बन सके। उनका ये ख्याल था कि शायद मैं अंपायर को पैसे दे के खड़ा करूंगा, और शायद लेकिन जब क्रिकेट होती है ये इनका प्रोग्राम है, ये चीजें चलती लोगों को गालियां देनी हो वाली कल्चर, कंटेनर वाला कल्चर, ये लाया है बस। यहाँ ब्रीफकेस ये तोहफा इन्होंने दिया पाकिस्तान को, लेकिन क्रिकेट के अंदर ये नहीं हो सकता है। आजकल क्रिकेट में बड़ी बॉलिंग का सामना करना पड़ता है। एक बार वक्फा ले लूं, तो वक्फा के बाद आएंगे तो कमरान मुर्तजा साहब। प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे। जी मैं वक्फा ले लूं शौकत यूसुफ साहब, एक हमारी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। बदलती दुनिया, बदलते हालात, दाखिली उमूर और बैरूनी ताल्लुकात, कौन बेहाल, किसकी जिंदगी बवाल,
नई मंसूबाबंदियां या ख्वाबों के जाल, हुकूमती पॉलिसियां और मसाइल के हल की तलाश, किसकी दो किसके हाथ। करेंगे हम निशानदेही अवाम से ईवान तक और होंगे गैर जानिबदार तजज़िये। प्रोग्राम निशानदेही में तमीम वक़ार। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आयतुल्लाह साहब, मेरा आपसे सवाल है, जरा उसी का जवाब दे दीजिएगा। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है? मैंने आपसे कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि इस साल इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, पीपल्स पार्टी तैयार है। बिलावल साहब ने कहा अगले साल इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, मंशूर बना रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इस वक्त आपकी क्या है? देखिए, बुनियादी बात है कि आपको इस बात का थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, और जो कि है आपके प्रोग्रामों के तहत हमें गुज़श्ता इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में कहीं एंट्री नहीं दिया, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में। ठीक है, अब इस दफा अगर अल्लाह ने चाहा और सिस्टम ने चाहा, रियासत ने चाहा और तमाम हालात अच्छे रहे और पीपल्स पार्टी को पंजाब में इसकी एंट्री का जो वक्त है और हक है उसको अगर दिया गया, तो हम मुकम्मल तौर पर आपको कह सकते हैं कि 3 महीने हमें पंजाब में आजादाना तौर पर सियासत करने की इजाजत हो तो फिर हम जीत के दिखा देंगे। और दानियाल अजीज साहब को अभी से कह रहा हूँ कि हम पंजाब भी जीतेंगे और मरकज भी जीतेंगे और चारों सूबों पे हुकूमत करके दिखाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इस पे कहा था, जब उन्होंने कहा हम पंजाब में जीतेंगे, तो उनका आप कराची का कचरा उठा लें, पंजाब आप। मैं जनाब शहबाज शरीफ कराची की जो मैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के सामने अर्ज करूंगा कि मेरे प्यारे, इस दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, फिर वो होगी 100% तमाम दोस्तों के साथ मिल करके हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब में और मरकज में बना के दिखा देंगे। और ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है, ये आसिफ जरदारी की स्ट्रेटजी है। और ये जो वोट लोग डाले जा रहे हैं, कारकर्दगी की बुनियाद पर डालेंगे, सियासी नजरियात की बुनियाद पर डालेंगे? 100%। अगर आप कारकर्दगी से 100% मुतमईन है सिंध की? एक चीज सिंध के दिल से बताइए। एक चीज मुझे सिंध में बाज़ाबिता तौर पर बाइख्तियार रख करके अगर आपने इजाजत दिया है, तो अभी बार बार सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, हाई कोर्टों का एक फैसला भी पंजाब पे लागू नहीं हो सका। मेरे हर दफ्तर पर हर वक्त हर साथ एक न एक तलवार किसी न जज कहा जाता है और हम उसको ओबीडियंट के तहत कार्रवाई करें तो नहीं, मैं एडी ख्वाजा सब्जेक्ट नहीं मेरा सब्जेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट के वो तमाम स्क्रू पॉलिटिक्स जो कि साजिश के तहत। पहले भी 5 साल पहले आपकी हुकूमत थी ना फेडरल में? देखिए आप खुद वजीर रह चुके हैं माशाल्लाह। फेडरल मिनिस्टर थे। एक सेकंड, भले मैं मानता हूँ, क्या वो तमाम मामलात जो सिंध गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के और खारजा पॉलिसी के थे, क्या हमने बनाए थे? क्या किसने बनाए थे? हुकूमत में रहते थे। खारजा पॉलिसी हमारी नहीं थी। अच्छा, सब लेट की भी थी? वो किसी की भी नहीं होती। और डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी माशी हालत बेहतर थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अपने पूरे 5 साल में वो आईन साजी और कानून साजी की। वो आपने हमेशा कहा लोगों की, जो अभी आप खुद दाल और दाल माश और मैं आपको यही कह रहा हूं, दाल की बात कर रहे हैं। अगर आप हमें इजाजत देते, आप हमारे साथ स्क्रू पॉलिटिक्स न करते, तो जिन लोगों ने आज किया होगा वो अपने घर में बैठ करके परेशान होंगे कि आकाश हम इस तरह की सियासत न करो। कमर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी भी ये जो एक पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिम बनने की है पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ ज्यादती हुई, अदालतों पर भी इनकी ये बात आती, चूंकि आप खुद लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के हैं। आज भी जरदारी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हमेशा अदालतों की रिसीविंग एंड पे रही है। आपके सामने ये सिस्टम की भी बात करते हैं, इससे छुटकारा हम कैसे हासिल कर सकते हैं? और क्या ये वाकईतन ऐसा ही होता है? डिफरेंशिएशन होती है जब केस लगता है, पंजाब का अगर कोई कैंडिडेट है उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है, सिंध की डिफरेंट ट्रीटमेंट है?
देखिए, एक भुट्टो साहब वाले केस को निकाल लें तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। भुट्टो साहब वाले केस में यकीनन ज्यादती हुई है और उसके बाद से लेकर उसके बाद जो है तफ्तीश ऐसी होती है? नहीं ऐसा नहीं होता। ये अदालतें बड़ी उसमें केस के फैक्ट्स पे फैसले होते हैं और इस तरह से नहीं करती। वो ऐसा केस है भुट्टो साहब वाला जो एक अदालती तारीख पे एक बदनुमा दाग है और उस दाग को मेरा ख्याल है साफ होना चाहिए। बाकी इनके साथ नहीं होता। बहुत मसला ये है ना, वो कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मरन द शौक भी थी, तो कुछ इनकी अपनी भी कुछ मसाइल हैं। तो वो उस वजह से जो है क्या मसाइल है? नहीं, आपने तो उसमें अब हंसिए बताए ना क्या? नहीं, आप तो नहीं बताएंगे ना, ये बताएंगे ना, आप तो इनसाइडर है ना। नहीं, आप कहाँ बताएंगे डॉक्टर साहब, आप तो नहीं बताएंगे ना। देखिए ना, मसाइल इनके जो है ना वो गवर्नेंस के मसाइल हैं और इनके दौर में करप्शन, देखिए इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। करप्शन इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। आज भी खत्म नहीं हुई, इनके दौर में कुछ ज्यादा होती है। आज कुछ आप कह सकते हैं कि कोई 19-20 के फर्क के साथ, 18-20 के फर्क के साथ कुछ कम है। आज भी खत्म नहीं है, आज भी करप्शन है, मगर इनके दौर में कुछ ज्यादा थी जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं था इनका। ये पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। वो अगर हम करप्शन अगर खत्म कर दें ना इस मुल्क में, तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि अगले 10-20 साल में, 25 साल में लोगों की हालत सुधरना। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया दानियाल अजीज साहब। इंसदादे दहशतगर्दी के साथ इंसदादे करप्शन जो है ना, वो भी अगर हम उस पर भी काम शुरू कर दें तो हमारे मसाइल खत्म हो जाएं। खान साहब जो हैं, शौकत यूसुफ साहब, उनका जो बेसिक नैरेटिव है वो एंटी करप्शन ही है। और वो बताया आपको खुद कहते हैं ना खान साहब, वो कहते हैं कि हमारी बेस जो है वो एंटी करप्शन ही। आप देखें वो पनामा पे आप लोगों के खिलाफ अदालत गए, इमरान खान साहब पिटिशनर थे, उसमें जरदारी साहब पे कहते हैं जी उन्होंने डील की है और वो आए हैं आसिम हुसैन साहब के हवाले से। तो मुझे ये कहते हैं तो मुझे सारों को पता है वो कहते क्या है। उनका नाम कलाबाजी खान भी रखा गया है। आप मुझे ये बताएं कि इनके अपने सूबे में जहाँ ये खुद हुक्मरान है, वहाँ तो साहब का अदारा जो इन्होंने बनाया बड़े धूमधाम से वो चल रहे हैं। ये शौकत साहब बात, आप इसका जवाब कितनी देर से उसकी पोस्ट खाली है? जो साल सवा साल तो जो है 1.5 साल से ज्यादा हो गया, तो क्यों नहीं लगा रहे? दानियाल अजीज चाहता है कि मैं नवाज शरीफ को गालियां दूं, लेकिन ये वाला गालियां न दें, बातचीत करें, अपनी बातें करें। उसने जो करप्शन किया इस मुल्क के अंदर वो किसी से छुपी नहीं है। कह रहे करप्शन पता नहीं दानियाल अजीज, बात तो इनकी कारकर्दगी की हो रही है जो आप पूछे हैं, तो उस चीज का जवाब नहीं देंगे जाती प्रॉब्लम कि इनका अदारा जो है उसमें ताले क्यों लगे हुए हैं। अच्छा आप बता देना आपका कौन है ब्यूरो के हेड कौन है? शौकत यूसुफ साहब। नहीं क्यों नहीं एहतसाब ब्यूरो क्यों नहीं मेरे प्यारे, बताए ना। आपको बदतमीजी क्यों सोच रही है? आप बता देना। ये कौमी चैनल भाई इसमें बदतमीजी की क्या बात है? आप बता दें। आप जैसे बदतमीज लोग यहाँ पर आके आप बता देना। बदतमीजी छोड़े, आप बताएं। उठाएंगे इस तरह आप उलझने की कोशिश ना करें। अब आप फंसे हैं तो आप बता दें। पहले तो आप पूरी तरह मुसलमान बने, घर से मुसलमान। आप भाईजान काइंडली बता दें। अल्लाह का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। आप जो सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप बदतमीजी क्यों करें? अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में कोई मुसलमान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे घर में मुसलमान की तरफ नहीं जाते हम। शौकत आप अलबत्ता यूट्यूब में भी आए हुए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपने गिरबान में जाके नहीं हो सकता। हाँ, यहूदी कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। ये अपने लीडर को बताएं, इसलिए कि तुम बदतमीजी करते हो हर दफा। लीडर को बताएं, अपने लीडर को बताएं। आपका जो रिपोर्टर है उसके ऊपर भी मुकदमा हुआ है, उसके ऊपर भी पैमरा ने 10 लाख का जुर्माना किया है। इंशाल्लाह आप पे भी होगा। आप अपने लीडर से ये सवाल पूछें। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। आप बने इसीलिए हैं। तो आप जवाब देना है तो साहब का जिससे आप भाग रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? मुकदमा बना, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? तो साहब का आपका हेड कौन है ये बता देना। आप लीडर क्यों करना चाहें? आप पानामा लीक्स के ऊपर आपको शर्म नहीं आ रही? क्यों नहीं दे रहे? दानियाल अजीज साहब, पानामा लीक्स आप इनसे जवाब दे रहे, तो आपको किसी चीज पे शर्म नहीं आती? तो एहतसाब का आपका हेड कौन है ये बता देना। चीज पे शर्म नहीं आती? एहतसाब के हेड कौन है बता तो देना, नाम तो बता देना शौकत साहब। एहतसाब देखें, एहतसाब कमीशन अगर बन रहा है ना तो इस सूबे में बन रहा है। हम बना रहे हैं। कब से बन रहा है? अभी बनाते हैं, साल बाद बनाते हैं, लेकिन इनिशिएटिव हमने लिया है। अच्छा, आपके वो डेड बॉडी नहीं है। वो डेड बॉडी नहीं है आपका, वो भी आपने खरीदा हुआ है। वो उसका चेयरमैन आपने खरीदा हुआ है। वरना आज नवाज शरीफ जेल में होता, शहबाज शरीफ जेल में होता। इतने बड़े बड़े आज आपकी पूरी हुकूमत मरियम नवाज चला रही है। आपको पीछे से चाबी भी वही दे रही है। परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। ये आपकी टोन नहीं है जो आप बोल रहे हैं। चले मैं चाहता हूँ आप जातियात के हमले नहीं करते।
आप एक नहीं जातियात पे तो ये आ गए ना। हाँ, मैं माफी मांगनी चाहिए इमरान खान के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर हमें यहाँ कहाँ से लेके हम इनके फिर जो भी हमें आता है नहीं चाहता कि मैं इस तरह की बातें गुफ्तगू। चलिए अब आप तो बात खत्म हो गई ना सर, सवाल सुन लेना। जो अपने ये तो न्यूट्रल आदमी ने, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कामरान मुर्तजा साहब, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ मुल्क का सबसे बड़ा इशू करप्शन है। करप्शन के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जो एहतसाब का इदारा है उसके सरबराह को लगाने में इतना वक्त क्यों कर लग रहा है? ये तो जायज सवाल है ना, 1.5 साल हो गया शौकत यूसुफ साहब, इस पे जज्बाती तो नहीं होना चाहिए। देखिए ये नहीं, मैं जज्बाती इस पे नहीं हो रहा हूँ। कानून साजी ये सूबाई असम्बली करती है। अच्छा ठीक है, उसके अंदर जो मुश्किलात थी हमें उसके ऊपर कानून साजी कमेटियां बनी हुई है, वो कानून साजी जब मुकम्मल होगी तो उसका एक तरीकाकार है। ये नहीं होता है कि हम जाके ना एक चीज को उठा के हम बना ले कि जी ये चेयरमैन हो गया, उसका एक प्रोसेस बन रहा है, उसमें अपोजिशन हमारे साथ काम कर रही है, उसमें गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं। अब मसला ये है, इनको नेब जैसा इदारा मौजूद है इस मुल्क के अंदर, अगर आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है तो फिर तो आप नेब का इदारा फिर नाकाम, आप तस्लीम कर लें कि वो नाकाम है। इसलिए कि हमने तो उसको नहीं रोका है, हमने तो एक इजाफी चीज शुरू की है, और करप्शन आपने अगर नहीं की है, इजाफी चीज शुरू की है, उसको अप्रिशिएट करें, चाहे महीना बाद बनाए, साल बाद बनाए, लेकिन हम बनाकर जा रहे हैं। अच्छा। आप तो खुदा के लिए इतना बड़ा जो इतने बड़े स्कैंडल आपके सामने आए उस पर भी आप लोगों को शर्म नहीं आई, तो उस पर अगर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप मुझे बताएं इमरान खान कौन सी हुकूमत में रहा है कि जो आप तो कहते हैं आज इमरान की एमनेस्टी का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई स्कैंडल ही नहीं आया। इमरान खान का नाम इतना अब जरूर आपको शौकत जी बताएं, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब पे तो कोई माली बदाबतगी नहीं है। सबसे पहले बात यह है कि ये दुरुस्त नहीं बता रहे हैं, जो कानून साजी है वो की गई थी तो जनरल हामिद ने इस्तीफा दिया था क्योंकि उनके हाथ पांव बांध दिए गए थे, तो कानून साजी जो इन्होंने करनी थी वो ये कर चुके हैं। उसके बाद इनका काम था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के तहत कि 14 दिन का सिर्फ नोटिस चाहिए और आप इश्तिहार दे के आप अपना जो भी आदमी लगाना है वो लगा दें। लेकिन असल इनका मकसद ये नहीं है कि कानून साजी करनी है अपोजिशन के साथ, ये सब हीले बहाने हैं। असल ये है कि जो फाइलें इस वक्त इनके एहतसाब कमीशन में पड़ी हुई हैं, जो काम जनरल हामिद कर रहे थे, जिन बड़े लोगों के सुराख निकल चुके थे, उनकी हम बार बार इनसे लिस्ट मांग चुके हैं, वो ये देने से कासर है, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। असल में जैसे ये मेंटेनेबिलिटी पे छुपते हैं, जैसे ये तलाशी नहीं देते हैं, जैसे ये एडमिसिबिलिटी पे छुपते हैं, जैसे ये स्टे के पीछे छुपते हैं, इस तरह से अपनी पूरी की पूरी केपी की हुकूमत इन्होंने छुपाई हुई है एहतसाब को बंद करके। और सिर्फ एहतसाब को बंद नहीं किया, जो तोरू साहब इनके एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो एक अदारा चला आ रहा है, जो इनकी कोशिशों से नहीं बना, उसके ऊपर भी उनको हटा के तो बिल्कुल मस्त कर दिया और उसमें भी अपने चहेते बैठा के तो बंद कर दिए, उसके भी केसेस नहीं है बताते हैं। तो जब हम बार बार कहते हैं बड़ा आसान काम है, सिर्फ हमें लिस्ट पेश करते हैं, क्या इसमें इतनी बड़ी बात हमने कह दी? अगर दिल से यकीनन ये चाहते हैं, वाकईतन इनकी नीयत साफ है, तो वो केसों की लिस्ट दे दें, लिस्ट दे देना और आदमी लगा दें, लिस्ट दे दें इनको। ये देखें पहली बार अनवर भाई, अनवारुल हसन साहब, अगर हमारा कोई मिनिस्टर करप्ट है, अगर हमारा कोई एमपीए ने कोई करप्शन की है, तो मेरे भाई मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि नेब को किसने रोका है? अगर नेब ये कार्रवाई नहीं कर सकती तो मान तो लेना कि नेब नाकाम हो गया है। अब हमारे एहतसाब कमीशन बनेगा और हम अपने आप को गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद हम आपके सामने पेश होंगे। मेरे भाई पहले तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इतना बड़ा एलिगेशन है, ये जो पानामा लीग का फैसला आने वाला है, पहले तो उसका भी तो जवाब दो ना, फिर हमसे हिसाब मांगो। ये वाइट पार्टी है जो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, वाइट पार्टी है जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रही है। मेरे भाई मैं तो आपको सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ 2 सियासतदान है पाकिस्तान में जिन्होंने बाकायदा कानून के मुताबिक करप्शन की है और फिर ये बात मान के करप्शन की है जी, अपने दस्तखत से ये बात मान के उन्होंने हुकूमत के सामने ये चीज पेश की। वो कौन है? इमरान खान ने सन 2000 में अपना काला धन सफेद करने के लिए दरखास्त दी, वो आज हमने डॉक्यूमेंट्स जो है सारे प्रेस को दिए हैं। उसमें उन्होंने जो इनका फ्लैट था 1,17,000 पाउंड का, वो छुपाए रखा 17 साल पहले, उस पर टैक्स अदा नहीं किया, उस पर टैक्स अदा नहीं किया और फिर उसको छुपाने के लिए, उसको काला धन सफेद करने के लिए खुद अपनी दरखास्त। उसके बाद जहांगीर तरीन का सेक्रेटरी जनरल उसने अपने दस्तखत से HACP को ये कहा कि मैं रंगे हाथ पकड़ा गया हूं, आप खुदारा इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें, मुझे क्रिमिनल चार्ज ना दें, मैं पैसे जो गलत कमाई की है, जो चोरी की है मैंने, वो जुर्माना मैं वापस कर देता हूं और वो मेरे कुक और मेरे माली के नाम से मैंने की है, जो मेरा बावर्ची और मेरा माली है उसके नाम से मैंने की है। उनको लिख के उन्होंने दिया हुआ, ये भी डॉक्यूमेंट आ गए, ये डिनाई करते हैं।
یہ دانیال صاحب کچھ ڈاکومنٹس لے کر ہیں جو ہم نے اسکرین پر بھی دیکھا ہے، ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جو مشرف دور میں آئی تھی جی سن 2000 میں. جی میری بات سن جی دیکھیں، اگر مشرف کے دور میں کوئی خرابی ہوئی ہے تو اس کا ایکولی ریسپانسبل دانیال عزیز ہے. یہ سارے مشورے یہ بھائی آپ چوری میں پکڑے آج یہ اگر نہیں، میری بات سنیں نا، اگر وہ پکڑے گئے ہیں میرے بھائی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو اگین یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں اگر کرپشن میں نے کیا نا، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں تو میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب موجود ہے، اس کو کہو خدا کے لیے جاگ جائے. یہ بات ہے عمران خان کے بارے میں بار بار آپ انگلیاں اٹھائے، وہ کون سی حکومت میں رہے؟ اس نے اگر پیسہ کمایا اپنی محنت سے کمایا ہے. آپ لوگوں کی طرح جوتے پالش کر کے نہیں کمایا. ٹیکس چوری کی ہے، اثاثے چھپائے ہیں، وہ تمام جو چیزیں دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں ان کا ثبوت موجود ہے. آپ نے دستخط سے وہ مان چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو ذرا سا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے. ڈاکہ مارا ہے، آپ بتائیں مجھے. آپ یہ ڈالیں نا اپنی ویب سائٹ پہ، ذرا یہ جو پیسے، یہ جو غریبوں کا خون بھی ہے، یہ جو بلینز آف روپیز جو ٹیکس میں ادا کرنے تھے جو نہیں کیے، اور بعد میں 17 سال کے بعد جو ہے اس کو انڈر ویلیو کر کے جان چڑھوائی ہے، جہاں پر سیلف لکھا ہوا ہے یہ کمپنی کی تھی. یہ بات آپ اپنی ٹرانسپیرنٹ ویب سائٹ پہ ڈالیں نا. آپ تو بڑا درد کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہم تو بڑے وہ کلین پارٹی ہیں اور ہم نے تو بڑے طریقے کار رکھے ہیں. یہ جو جہانگیر سنگھ کا خط ہے جس میں کروڑوں روپے کا اس نے ربن کیا ہے، جس میں غریبوں کا خون کیا ہے، جس میں انسائڈر ٹریڈنگ کی ہے، جو سنگین جو فائنینشیل مارکیٹ میں گنا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ ان کو بتائیں نا. آپ نے لگائے اپنی ویب سائٹ پہ، لوگوں کو آگاہ کریں. آپ اپنا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے لائیں عوام کے، تاکہ وہ جان سکے اور آپ کا فیصلہ کر سکیں. اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچ ہے، کیونکہ آپ کے ثبوت موجود ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایلیگیشن اور سیاست کی. اور آپ کو اس لیے سیاست میں ڈالا گیا ہے تاکہ آپ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی جہالت پھیلائیں اور تمام سیاسی کو اپنے رنگ میں پیش کریں عوام کے سامنے کہ اس طرح کے ہیں، جبکہ صرف آپ اس طرح کے ہیں. حقیقت یہ تقریر نہ چڑھے نا، یہ کمیٹی ہے، سب کو موقع دے. تقریر سب کو موقع کی اس کا حل کیا ہے؟ الزامات ہیں، اس کا حل کیا شرم دلاؤں؟ دیکھیے کامران صاحب اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے یہ میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ تینوں پارٹیز گورنمنٹ میں ہیں. بالکل. یہ بات اگر آج ہم نے جو ہے اس کو ریئلائز نہ کیا کرپشن کے خاتمے کو، تو یہ پبلک اتنی تنگ ہوئی ہے کہ کل لوگوں کے گریبان تک ہاتھ پہنچیں گے اور خدا نہ خواستہ جو ہے نا یہ ملک خون خرابے کی طرف نہ بڑھ جائے. اس کو آج ہم کو بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ صرف وہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے حوالے سے ہو، وہ تو جھوٹ ہوتا ہے. جو میرے حوالے سے ہوتا ہے وہ میں نہیں، وہ سچ ہوتا ہے. ہم جو غلط ہے اگر میرے حوالے سے بھی ہے تو اس کو غلط کو ہم کو غلط کہنا ہے اور معاملے کو ہم کو سیدھے رستے کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ ایک دوسرے پر ہم. دیکھیے یہ نیب والا جو ادارہ تھا نا جنرل صاحب نے بنایا تھا، اس کے بعد ان کے اپنے سیاسی مقاصد تھے، اس کو انہوں نے یوز کیا. ٹھیک ہے، اس کو یوز کیا اور بری طرح یوز کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نیب کا چیئرمین کس طرح سے بنتا ہے جناب؟ جو پارٹی گورنمنٹ میں، جو پارٹی اپوزیشن میں. ڈاکٹر عاصم پہ 470 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز سے مبینہ طور پہ شرجیل میمن پہ 5 ارب روپے عدالتوں سے بیل ہے. حامد سعید قاسمی کا آپ لوگ چرچا ہم لوگ سنتے تھے دورانی صاحب کے دور میں، ہر سکینڈل باہر ہے. وہ باہر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیبیہ والا جو ہے نا وہ آپ نے پاناما کے دوران اس کا بھی سن لیا، اس میں انہوں نے اپیل فائل نہیں کی. تو یہ جو ہے نا یہ جو اس کی جو نیب کی جو وہ پرورش ہوئی ہے نا، یہ بہت غلط قسم کی ہوئی ہے اور اس پرورش کے نتیجے میں کوئی انصاف جو ہے نا نہیں مل پا رہا. نیب کو پابند ہونا چاہیے تھا کہ وہ اگر کوئی انکوائری اگر شروع ہوتی ہے یا وہ کنورٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن میں تو ایک محدود مدت کے اندر ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں کو کرپشن نظر آ رہی جو دانیال عزیز صاحب ڈاکومنٹس لے کر آئے تو آپ لوگ نیب کو ایکٹیو کر کے ہمارے خلاف کارروائی کریں. از اٹ اے گڈ آنسر؟ کوئی نہیں ہے. اب میرا ویو یہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا صوبوں کا سبجیکٹ ہے، اب یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے اور صوبوں کو جو ہے نا اس بارے میں ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو وہ وقت آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا آگے لوگوں کو گریبان تک ان کے ہاتھ جائیں گے، پکڑیں گے. یہ وقت آنے والے لوگ تنگ آ چکے ہیں اس بات میں. بالکل مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں. قانون کو نہیں جی، اس کیس کو عمران خان، کیونکہ اس میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو پہلی دفعہ ایک عدالت کے ذریعے فلتی کھا گیا عمران خان صاحب کو، اور وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. ان کی اپنی جو حرکتیں ہیں وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن پارلیمنٹ کے ممبر کو عدالت کے ذریعے یہ کہہ دینا کہ یہ فلتی ہے اور یہ ان سیولائزڈ ہے اور یہ آئینی اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں، یہ پوری پارلیمنٹ کے اوپر ایک دھبا ہے.
اور جبکہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے, خود ٹیکس چوری کی ہے, اثاثے چھپائے ہیں, جرمانے دیے ہیں, غلط کمائی کی ہے اور پکڑے گئے ہیں, تو ان چیزوں کو ہم لے جانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اسمبلی سے باہر نکالا جائے. آپ سب بالکل لاسٹ میں 30 سیکنڈ سر, کرپشن پہ آج بلاول صاحب نے بھی کہا کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے, اس پہ کوئی کڑا احتساب اس کا ہونا چاہیے. یو ایگری ود اٹ؟ اگر صرف کرپشن کا لفظ ہے اور صرف پیپلز پارٹی اوور آل کرپشن کی بات کر رہے ہیں, اوور آل پر کسی پر بھی نہیں ہوگا سوائے پیپلز پارٹی کے, باقی کسی پر بھی نہیں ہوگا. پاکستان کے تمام سیاسی, فوجی, ججز, بینکر, باقی تمام سیاسی جماعتیں, جتنے بھی لوگ رائٹر بھی کچھ کہنا چاہ رہے ایون میں بتا دوں, یہی کرپشن چھوٹا سا بھی آپ ایک کرپشن ابھی آپ کے ساتھ بھی ہوا نا, میرے ساتھ بھی ہوا. مجھے اگر نواز شریف ان دونوں کو آپ نے فل ٹائم دے دیا, یہ کرپشن ملک بھی نہیں سدھر سکتا. صاحب نے یہ بات کی, آپ نے مجھے ختم ہو گیا آپ کا. ڈاکٹر اگر آپ کو پورا وقت ملا, کامران مرتضیٰ صاحب, دانیال عزیز صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب, گفتگو آپ لوگوں نے سنی. ویورز یہ بہت بڑا ایشو ہے انسداد کرپشن بھی, ہمیں اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے پہ الزام لگائے بغیر اس کے لیے قانون سازی کرے کہ ایک اچھا ادارہ بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے الزام نہ لگے. اور جیسے کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. پروگرام سسٹم نشست کیسے لگی, فیس بک اور ٹویٹر پہ مجھے اپنی رائے سے ضرور آزے کا انشاءاللہ زندگی رہے. تو کل رات 8:05 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.